आज हम लोग सिलेबस का शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का। ठीक है। जिसमें हम एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, एक एक करके ख़त्म करते चले जाएंगे बिल्कुल तरीके से। ठीक है। और ये एक रिवीजन सीरीज रहने वाली है जिसमें चीज़ों को आसानी से और जल्दी जल्दी रिवाइज कराया जाएगा ताकि वो दिमाग में बने रहे। ठीक है। ताकि उसको हम एग्जाम में लिख सके अपने हिसाब से। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके सबको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके सिलेबस, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वो आएगा पोषण का। ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा है, पोषण है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अपने पास कौन सा है, श्वसन है। तीसरा अगर बात करें तो उत्सर्जन है। और वहीं पे अगर फोर्थ हम बात करें तो हमारे पास है, सॉरी, तीसरा में परिवहन है। थर्ड चैप्टर अपना कौन सा है, परिवहन। और वहीं पे अगर हम बात करें तो फोर्थ चैप्टर कौन सा, उत्सर्जन है। पांचवा चैप्टर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। पांचवा कितना आ जाएगा, नियंत्रण एवं समन्वय। छठा चैप्टर का अगर हम बात करें तो जनन आ जाएगा। सातवां चैप्टर का अगर हम बात करें तो अनुवांशिकी आ जाएगा। और आठवां चैप्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास है हमारा पर्यावरण। तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो शुरुआत के जो चार चैप्टर्स हैं इसको हम लोग जैव प्रक्रम से नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो शुरुआत का चार चैप्टर है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले क्या करते हैं, एक एक चैप्टर का शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले आज हम बात करेंगे किसका, पोषण का। देन श्वसन, परिवहन, इस तरह से करते करते हम लोग पूरा क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग लगा लेते हैं, पोषण का। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है पोषण। ठीक है। चलिए, तो पोषण को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म समझेंगे जो अभी हम बताए थे, कौन सा, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। तो अगर जैव प्रक्रम के बारे में बात करें तो जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं, सुनिएगा। जैव प्रक्रम है क्या ना, जैव प्रक्रम एक प्रक्रियाओं का समूह है। ठीक है। एक प्रोसेस का ग्रुप है। अच्छा, कौन से प्रोसेस का, किस तरह के प्रक्रिया का समूह है ये उन प्रक्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा एक जीव जीवित रहता है। यानी कि उन प्रक्रियाओं से एक प्रक्रिया भी अगर मनुष्य नहीं करेगा या फिर कोई भी जीव नहीं करेगा तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैव प्रक्रम टर्म, देखिए इन्हीं सब क्रियाओं को ना एक साथ मिला के एक नया टर्म दिया गया, कौन सा, जैव प्रक्रम। ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम वो सारा क्रिया होता है जिनके द्वारा जीवों का जो लाइफ है वो अर्थ पे क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है। यानी कि अगर हमें जीवित रहना है धरती पे तो हमको क्या करना हो, कुछ ग्रुप है, प्रोसेस, कुछ प्रोसेस का ग्रुप है। उस प्रोसेस को हमको करना ही करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी प्रोसेस को हम बंद किए तो क्या हो जाएगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम किसे बोलते हैं, अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन अब सीधा बोल सकते हैं कि ऐसा क्रिया, एक ऐसा क्रिया जिनके द्वारा हमारा जीवन
पृथ्वी पे क्या है, मेंटेन है। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन इसका सिंपल सा लिखना चाहे तो बोल सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का, जो जीवित प्राणी है उसका मेंटेनेंस होता है अर्थ पर। ठीक है, उसी को अनुरक्षण हम बोल रहे हैं, मेंटेनेंस को। ठीक है, तो इसमें अगर डेफिनेशन लिखना है हमको, ठीक है, तो हम सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जिनके द्वारा जीवों का जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात यह है कि वह कौन कौन सा क्रिया है, तो सुनिएगा। तो हमारे जीवन को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए जो जरूरी क्रियाएं होती है, वो सबसे पहला है कि पोषण करना। यानी अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो हमारे पास, बोल सकते हैं कि हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब पोषण क्या, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा श्वसन, जैसे आप पोषण करते हैं तो आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज से, इस ग्लूकोज को जब तोड़िएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाके क्या होगा, आपको ऊर्जा मिलेगा। यानी श्वसन भी करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हमारे अंदर क्या हो, ग्लूकोज टूटेगा और ऊर्जा बनेगा। ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा बनना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो श्वसन भी क्या, काफी जरूरी, खाली खाना खाने से नहीं होगा। ठीक, खाली भोजन करने से नहीं होगा, आपको उस भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा भी बनाना होगा। ठीक है, तभी आपके अंदर क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी और आप जीवित रह पाएंगे। यानी श्वसन भी क्या, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो तीसरा होता है परिवहन। परिवहन किसको बोलते हैं ना, जैसे आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन कहाँ जाता है, आपके अमाशय में जाता है। अब यहाँ पर जो पाचन हुआ है अमाशय में और आंत में, यहाँ से ग्लूकोज को पकड़ करके ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पहुंचाने का जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम बोलते हैं परिवहन। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर सोचिए आपकी परिवहन अगर नहीं होता, तो परिवहन नहीं होगा तो पचने के बाद सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा, हमारे पाचन तंत्र में ही पड़ा रह जाएगा। वो हमारे हाथ पैर और ब्रेन के कोशिकाओं तक नहीं जा पाएगा, और ब्रेन के कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे, अगर बात करें तो हमारे कोशिकाएं क्या होगी, धीरे धीरे मृत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी परिवहन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, एक लास्ट प्रोसेस होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसको बोलते हैं, हमारे शरीर में जब पाचन होता है ना, जब पाचन होता है पदार्थों का, तो उस समय क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, बेकार पदार्थ। ठीक है, उन बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उदाहरण में, तो उदाहरण में आप किसको दे सकते हैं, उदाहरण में यहाँ पे चार दे सकते हैं। एक बोल सकते हैं पोषण, दूसरा बोल सकते हैं श्वसन, तीसरा बोल सकते हैं परिवहन, और चौथा बोल सकते हैं उत्सर्जन। तो ये वो चार प्रोसेस है जिन जिनके द्वारा हमारे लाइफ को मेंटेन किया जाता है अर्थ के ऊपर। यानी ये चारों प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं चारों प्रोसेस को एक साथ मिला के आप क्या बोल देते हैं, जैव प्रक्रम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, पोषण के बारे में। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा रहने वाला है, पोषण के बारे में। तो अगर आप पोषण का बात करें, अगर आप पोषण का बात करें कि पोषण कहते किसको, ठीक है, तो पोषण किसको बोलते हैं, सुनिए। पोषण क्या एक प्रक्रिया है, पोषण क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सा प्रक्रिया, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, फिर उस भोजन का उपयोग करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, अब जैसे ही भोजन को खाएंगे तो ये पचने के बाद क्या होता है, कोशिकाओं में जाता है। ठीक है, अब जैसी कोशिका में पहुंचा, जैसी कोशिका में पहुंचा, कोशिका क्या करेगा, इन ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके श्वसन कर लेगा, जिससे ऊर्जा प्राप्त होगी। अब इस ऊर्जा को हम क्या करेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों में
इस्तेमाल करेंगे, तो इसी को बोलते हैं उपयोग करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोषण का कि पोषण किसको बोलते हैं, तो सीधा शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एकदम आसान भाषा में, कि भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसमें अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पोषण किसको बोलेंगे, तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर हम बात करें पोषण का, तो हमारे यहाँ पे जितना भी जीवित प्राणी है, सभी जीवित प्राणी में क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, हमारे यहाँ पर जो जीवित प्राणियां हैं ना, ये पोषण दो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से, सुनिएगा। कुछ प्राणी ऐसा है जो भोजन को ग्रहण करने से पहले क्या करता है, भोजन का खुद निर्माण करता है। ठीक है, देखिए पोषण तो सब कर रहा है, सब भोजन को ग्रहण कर रहा है, सब उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन पोषण भी अलग अलग तरीके से लोग कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, तो हमारे पृथ्वी पर जितना भी प्राणी है, इनमें से कुछ प्राणी ऐसे हैं जो भोजन को ग्रहण करने से पहले क्या करता है, भोजन को निर्माण करता है। और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो भोजन को ग्रहण करने से पहले किसी दूसरे जीव से भोजन को पहले प्राप्त करता है, उसके बाद ग्रहण करता है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर बात करें तो पोषण का दो अलग अलग तरीका है। एक है पोषण करने से पहले भोजन का निर्माण करता है, और एक है जो पोषण करने से पहले भोजन को किसी दूसरे जीव से लेकर के आता है, तब उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि अगर पोषण के प्रकार का बात करें, अगर हम पोषण के प्रकार का बात करें, तो कितना प्रकार का मिला, दो प्रकार का। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो पोषण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो सबसे पहले अगर बात करें, तो सबसे पहले होता है स्वपोषण। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, परपोषण। तो पहला है स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। सुनिएगा, स्वपोषण किसको बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, स्वपोषण क्या है, एक ऐसा पोषण है जिसमें जीव क्या करेगा, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसी को अब क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्वपोषण का, तो हम बोलेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव जिसमें जीव भोजन का निर्माण जिसमें जीव भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे स्वपोषण कहा जाता है। उसे स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्वपोषण किसको बोलेंगे, एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करेगा, भोजन का निर्माण खुद से करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें किसका, परपोषण का, तो परपोषण किसको बोलते हैं, तो परपोषण बोलते हैं वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए जिसमें जीव भोजन के लिए जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। उसे परपोषण
कहते हैं। ठीक है, तो पर पोषण किसको बोलेंगे? एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर पोषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें, अगर इसमें एग्जाम्पल का आप बात करें, समझिए, इसमें अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं? हमारे पास पेड़ पौधे, ठीक है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा हो सकता है। वहीं पे अगर इसमें एग्जाम्पल का अगर आप बात करें, तो इसमें आप मनुष्य को बोल सकते हैं, ठीक है, कीट पतंग को आप बोल सकते हैं, ठीक है, जानवर को आप बोल सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा, एक बात समझिए, ये जो स्वपोषण है, स्वपोषण में क्या हो रहा है? जीव अपना भोजन खुद से निर्माण कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब भोजन निर्माण करने का भी तरीका क्या है? अलग अलग। ठीक है, कुछ स्वपोषी जीव ऐसा है ना, कुछ स्वपोषी जीव ऐसा है जो भोजन का निर्माण कर रहा है, किसकी मदद से? सूर्य की प्रकाश की मदद से। और कुछ कर रहा है रसायन की मदद से। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो स्वपोषण भी किस तरह का है? दो तरह का। एक है हमारे पास प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रासायनिक स्वपोषी, या स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण भी दो तरह के हैं, एक है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, और एक है रासायनिक स्वपोषी, रासायनिक स्वपोषी स्वपोषण। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण किसको बोलेंगे? एक ऐसा स्वपोषण जिसमें जीव क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वैसा स्वपोषण, वैसा स्वपोषण जिसमें जीव सूर्य की प्रकाश की मदद से, सूर्य की प्रकाश की मदद से भोजन का, भोजन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे, उसे प्रकाश संश्लेषी, उसे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण किसको बोलेंगे? एक ऐसा स्वपोषण जिसमें जीव क्या करता है? सूर्य की प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, वहीं पर रासायनिक स्वपोषी में आप क्या बोल सकते हैं? इसमें आप सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा स्वपोषण, वैसा स्वपोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव रसायन की मदद से, रसायन की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर देना होगा तो आप सल्फर बैक्टीरिया दे सकते हैं रासायनिक स्वपोषी में, और प्रकाश संश्लेषी में पेड़ पौधा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कहाँ पे? यहाँ परपोषण। अगर आप परपोषण का बात करें, तो परपोषण जो होता है ना, ये हमारे पास तीन तरह का है। अगर हम बात करें तो परपोषण कितना तरह का है? ये हमारे पास मेनली तीन तरह का पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो एक तो हमारे पास मृत जीवी है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? मृत जीवी, मृत जीवी पोषण।
ठीक है। दूसरा हमारे पास है परजीवी पोषण, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास परपोषी भी कितने तरह के, तीन तरह के हैं। एक है मृतजीवी पोषण, एक है परजीवी पोषण, एक है प्राणी संपोषण, ठीक है। मृतजीवी पोषण किसको बोलते हैं? तो मृतजीवी पोषण बोलते हैं एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वे पोषण जिसमें जीव सड़े गले सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें परजीवी का, कि परजीवी किसको बोलते हैं, तो परजीवी बोलते हैं वे पोषण वे पोषण जिसमें जीव जीवित प्राणी के, ध्यान रखिएगा, मृत जीव में कौन सा था, सड़ा गला चीज से भोजन प्राप्त करेगा, जबकि इसमें कहां से प्राप्त करेगा, जीवित प्राणी से, ठीक है। वे पोषण जिसमें जीव जीवित प्राणी के सतह से सतह से जुड़कर भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे उसे परजीवी पोषण कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो परजीवी पोषण किसको बोलेंगे, एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, जीवित प्राणी के सतह से जुड़ करके भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करें किसका, प्राणी सम का। तो प्राणी सम पोषण किसको बोलते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, वैसा पोषण, आप यहां बोल सकते हैं वे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहा जाता है, ठीक है। तो प्राणी सम पोषण किसको बोलेंगे, एक ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, बोल सकते हैं कि ठोस या तरल के रूप में भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है। उसी को आप क्या बोलते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिए, ये हमारे पास क्या है, एक पोषण का डिवीजन आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग को पोषण को लेकर के आगे बढ़ना है। अब पोषण में देखिए आपको पढ़ना क्या है, पोषण में एक तो आपको पढ़ना है, अगर स्वपोषण में बात करें तो स्वपोषण में केवल आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषी वाला, वो भी कहाँ, पौधा के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्राणी सम, वो भी कहाँ, केवल मनुष्य में, ठीक है। तो आपको दो लोग में पोषण को समझना है, ठीक है। एक तो समझना है आप लोग को पौधा में किस प्रकार से पोषण होता है, यानी स्वपोषण कैसे होगा, और दूसरा जंतु में समझना, ठीक है। तो एक तो पौधा में पोषण को बात करना है, और दूसरा बात करना है कि जंतु में पोषण कैसे होगा। जंतु में भी दो तरह के हम बात करेंगे, एक बड़ा जंतु यानी हम लोग मनुष्य के बारे में बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे छोटा जंतु जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पौधा में पोषण को स्टार्ट कर लेते हैं, और इस चीजों को हम क्या करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, पौधों में पोषण।
पौधों में पोषक। चलिए, अगर पौधों में पोषण का हम बात करें तो पौधों में हमारे पास तो सबसे पहले तो यही बात बोल सकते हैं कि पौधा हमारे पास क्या है, ये एक स्वपोषी जीव है। यह स्वपोषी जीव है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये एक स्वपोषी जीव है जो 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 अपना भोजन अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से निर्माण करते निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पौधा क्या है, तो पौधा एक स्वपोषी जीव है जो अपना भोजन क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की मदद से निर्माण करेगा। ठीक है, अब बात ये कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म यहाँ पे बीच में आया है, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म है, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पहले इस बात को समझ ली कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रक्रिया है जिसकी मदद से पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। बात है कैसे और कहाँ। ठीक है, तो आइए इसी बात को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, सॉइल, ये मान लेते हैं सॉइल। ठीक है, इस सॉइल पे ये एक प्लांट या एक ट्री भी बोल सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ये एक ट्री। अब देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। चलिए, ये मान लेते हैं एक ट्री है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वातावरण, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जहां पे कौन बैठा हुआ है, जहां पे गैस बैठा हुआ। ठीक है, अच्छा गैस में हम लोग तीन गैस का जिक्र करेंगे। एक बात करेंगे किसका, नाइट्रोजन का। दूसरा बात करेंगे किसका, ऑक्सीजन का। और तीसरा बात करेंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम नाइट्रोजन का बात करें तो हमारे यहाँ जो नाइट्रोजन है ये लगभग कितना है, 78% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हम बात करें तो ये कितना है, ये 0.03% है एटमोसफियर में। ठीक है, अब समझिएगा 2 मिनट का हाल। मान लीजिए कि यहाँ पे कौन है, सन है। ठीक है, और ये प्लांट का रूट। ठीक है, ऐसा जहां पे पानी है सॉइल के अंदर। अब क्या कर रहा है समझिए, एक पौधा क्या कर रहा है, सॉइल से, देखिए पौधा भोजन बनाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले सॉइल से क्या कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को खींच लेगा। ठीक है, वातावरण से किसको ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ठीक है, और सन से क्या ले लेगा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेगा। ठीक है, ये कौन है, ये है सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट। और यहां पर पहले से पौधा में क्या होता है, पहले से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, जो पौधा में क्या है, पहले से बैठा हुआ। अब पौधा क्या करेगा, इन्हीं सब चारों को मिला करके रिजल्ट में क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, रिजल्ट में क्या बनाने वाला है, ग्लूकोज, यानी भोजन बनाने वाला है। ठीक है, भोजन किस रूप में बनेगा, ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ठीक है,
तो इसी पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का अगर आप एक बढ़िया सा डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं ना, कि प्रकाश संश्लेषण क्या एक प्रक्रिया है जिसमें पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल का उपयोग कर भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए सिंपल सा अगर दिमाग में बैठाना है तो आप ऐसे याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसकी मदद से पौधा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। लेकिन देखिए भोजन के निर्माण के लिए चार चीजों का आवश्यकता पड़ रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा कौन है, सन। ठीक है, तो इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके अगर लिखना चाहें, इसी को थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें पौधे जिसमें पौधे CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल क्लोरोफिल का उपयोग कर कर भोजन का भोजन का निर्माण करते हैं भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें पौधा क्या करेगा, CO2, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाएगा। ठीक है, अब समझिएगा ये जो भोजन बनता है, ध्यान रखिएगा पौधा में जो भोजन बनेगा वो ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पौधे भोजन के रूप में भोजन के रूप में ग्लूकोज का ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं एवं भोजन को भोजन को स्टार्च के रूप में स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, भोजन को जमा करता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, भोजन बनाता है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, अब समझिएगा ये जो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा भोजन बनाया है, ये भोजन जो बनता है ना, ये पत्तियों के अंदर बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पौधे भोजन का निर्माण पौधे भोजन का निर्माण पत्तियों में करते हैं इसलिए इसलिए पौधे का रसोई घर इसलिए पौधे का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। ठीक है, तो पत्ती को हम क्या बोल सकते हैं, पौधा का रसोई घर, क्योंकि खाना वहीं पे बन रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब बात यह है कि वहां पे बन रहा है तो कैसे बन रहा है, क्या इस बात को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इस बात को हम बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस बात को हम समझाते हैं। तो इस बात को अगर आपको देखना है कि पत्तियां में भोजन कैसे बनता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक पत्ती का कटिंग सेक्शन लेना होगा। ठीक है, उस पत्ती का कटिंग सेक्शन लेना होगा और पत्ती को काटना होगा। जैसे ही आप पत्ती को काटिएगा तो आपको क्या होगा, दिखाई देना शुरू होगा कि किस प्रकार से भोजन क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, एक पत्ती लाना है। चलिए एक पत्ती लेकर के आते हैं। ठीक है, एक पत्ती पहले बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक लीफ, ऐसा मान लेते हैं ये लीफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लीफ को कट कर रहे हैं। ठीक है, इस लीफ को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं।
अब कट करके इस लीफ को हम बनाएंगे। अगर जैसे इस लीफ को हम कट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये ऐसा दिखाई देगा, जिसमें कितना सतह होगा, दो सतह। एक ऊपर वाला सतह है, एक नीचे वाला सतह है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का सतह है, इस ऊपर के सतह में यहाँ पे क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा सेल होता है। ठीक है, इसको आप ऊपरी एपिडर्मिस कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऊपरी एपिडर्मिस कह सकते हैं। वहीं पे नीचे वाली सतह में भी क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा सेल होता है, इसको आप निचली सतह कह सकते हैं। ठीक है, और ये निचली सतह को आप बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं लोअर एपिडर्मिस यानी निचली एपिडर्मिस, इसको ऊपरी एपिडर्मिस कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें, तो ऐसा लंबा लंबा कोशिका पाया जाता है, इस तरह से बड़ा बड़ा कोशिकाएं होता है इसके नीचे, ऊपरी सतह के नीचे होता है। ठीक है, निचली सतह के नीचे नहीं होता है। जो पत्ती का ऊपरी सतह है ना, उसके नीचे इस प्रकार से कोशिकाएं होती है, लंबी लंबी। ठीक है, और नीचे वाले सतह में क्या होता है, ऐसा गोल गोल कोशिका होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की ओर कोशिका, बीच में जो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है ना, इन कोशिकाओं को मीजोफिल कोशिका कहा जाता है। ठीक है, यही वो कोशिका है जिसमें भोजन बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मीजोफिल कोशिका, मीजोफिल सेल बोलते हैं, या फिर पैरेनकाइमा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मीजोफिल याद रखिए, अगर सिलेबस में यही है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो कोशिकाएं दिख रहा है ना, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सभी कोशिकाओं में। ठीक है, अच्छा एक ही नहीं होता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, हम एक एक बना रहे हैं, बाकी एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, अभी जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसका रंग कैसा है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इसका रंग ग्रीन होता है। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका अगर नाम का बात करें तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, या फिर इसी को हरित लवक भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लवक। इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हरित लवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो हरित लवक है ना, भोजन इसी में बनेगा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा, हरित लवक को बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीजोफिल कोशिका को बाहर निकालेंगे, और उसमें बैठा हुआ हरित लवक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, एक मेसोफिल कोशिका। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मेसोफिल कोशिका है। ठीक है, ये मान लेते हैं मेसोफिल कोशिका, और इसके अंदर ये बैठा हुआ कौन, हरित लवक। ठीक है, ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, इस हरित लवक को हम बाहर निकालते हैं, और इसको ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे इसको बाहर निकाल कर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस हरित लवक के चारों ओर दो झिल्ली है। ठीक है, इस हरित लवक के चारों ओर कितना झिल्ली है, दो झिल्ली है, यानी हरित लवक कितना झिल्ली से घिरा हुआ है, ये दो झिल्ली से घिरा होता है। एक को बोलते हैं बाहरी बाह्य झिल्ली। ठीक है, बाहर वाले को आप क्या बोलिएगा, बाह्य झिल्ली बोलेंगे, और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, अंतः झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, तो एक को हम बोलेंगे बाह्य झिल्ली, और एक को क्या बोलेंगे, अंतः झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये जो अंतः झिल्ली है ना, इस अंतः झिल्ली के अंदर ऐसा द्रव जैसा रचना होता है। ठीक है, इस द्रव जैसे रचना को आप बोलते हैं अस्ट्रोमा। ठीक है, इस द्रव जैसे रचना को आप क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा बोलते हैं। और इसी अस्ट्रोमा में क्या होता है, ऐसा बंडल जैसा रचनाएं फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। ठीक है, इस बंडल जैसी रचनाओं को अगर हम बात करें,
तो इस तरह से बंडल जैसी रचना वो भी ढेर सारा होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब गौर से देखिए, बंडल जैसी रचना जो दिखाई दे रहा है ना, ये सबके सब क्या होता है, आपस में कनेक्टेड है। अगर हम बात करें तो ये सबके सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है हम दिखा देते हैं इस बात को। ऐसे, ये इस प्रकार से क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ये कुछ इस प्रकार। चलिए, अब थोड़ा सा नाम जान लेते हैं इसका। तो अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से क्या आपस में कनेक्टेड है सबके सब, ठीक है। अच्छा, ये जो बंडल रचना दिखाई दे रहा है, इस रचना को आप बोलते हैं ग्रैनम, या ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रैनम भी बोल सकते हैं और ग्रैना भी कह सकते हैं। अगला बात सुनिए, ये ग्रैनम और ग्रैना आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है एक रचना से। इसको बोलते हैं लैमेला, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं, ठीक है। लैमेला का काम क्या है ना, इसका काम है पदार्थ का आदान प्रदान करना। इसका काम क्या है, पदार्थ का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, ठीक है। कहाँ आदान प्रदान करता है ये, तो ये आदान प्रदान करता है दो ग्रैनम के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्रैनम है, ये एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस रिपीटिंग यूनिट को अब बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। तो थाइलाकॉइड किसको बोलेंगे, एक रचना को बोलते हैं थाइलाकॉइड, और पूरा बंडल को अब क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक रचना है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब समझिएगा, यही जो थाइलाकॉइड दिखाई दे रहा है, इस थाइलाकॉइड के सतह पे ऐसा हरे रंग का छोटा छोटा रचना होता है। थाइलाकॉइड के सतह पे क्या होता है, इस तरह से हरे रंग का रचना होता है। इस हरे रंग की रचना को अब बोलते हैं क्लोरोफिल। यही है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो कहाँ बैठा हुआ है, थाइलाकॉइड के सतह पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहते हैं। तो पहले आप इसको ध्यान रखिए, क्लोरोफिल किसको बोलेंगे, तो क्लोरोफिल बोलते हैं कि एक ऐसा रचना जो कहाँ बैठा हुआ है, थाइलाकॉइड के सतह पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब थोड़ा सा और हम चीजें बताना चाहते हैं, और फिर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया लिखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण इसी में चल रहा है, इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण चल रहा है। लेकिन कैसे, इस बात को हम समझाएंगे। लेकिन पहले हम क्या करना चाहते हैं, दो बातें और बताना चाहते हैं, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास अगर बात करें तो याद करिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज चाहिए, जिसमें से एक यानी क्लोरोफिल के क्या है, यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज और चाहिए, एक चाहिए पानी। जो पानी कहाँ से आएगा, रूट से आएगा, ठीक है, जड़ से आएगा। अच्छा, जड़ से पानी आने के बाद क्या होता है, ये जो थाइलाकॉइड के अंदर खाली रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसी में क्या हो जाता है, आकर के जमा हो जाता है। यानी थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, पानी आके इकट्ठा होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो दूसरा चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से अंदर आता है, और आने के बाद ये चला था कहाँ, ये जो स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रोमा में क्या होता है, CO2 आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट से चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तभी मिलेगा जब सूर्य आएगा, ठीक है। अब जैसे ही सूर्य आवेगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाएगा। अब कैसे शुरू होगा, इस बात को हम एक छोटे से डायग्राम से समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे, चलेंगे और बात को और समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें, अगर हम इसको दिखाना चाहें प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया, तो देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, एक बात समझिए। हम एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाले हैं, हम पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट नहीं बना रहे, हम एक थाइलाकॉइड बनाए। ये क्या हमारे पास, एक सिंगल थाइलाकॉइड, समझिएगा। इस थाइलाकॉइड के चारों ओर क्या था, द्रव था, जिसको आप क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, चारों तरफ द्रव भरा हुआ था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, अस्ट्रोमा बोल रहे थे, ठीक है। इसी अस्ट्रोमा में कौन बैठा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ था, ठीक है। अब समझिएगा, इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या था, पानी था,
ठीक है। और यहाँ पे कौन था? क्लोरोफिल था, ठीक है। यहाँ पे कौन था? क्लोरोफिल था। अब समझिए होता क्या, होता यह है कि जैसे ही सूर्य आता है, जैसे ही सूर्य आता है, तो सूर्य आते ही क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जो निकलता है सूर्य से, वो सबसे पहले पत्तियों पे जैसे ही पड़ेगा ना, तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में जो भी ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश में जो भी ऊर्जा है, उन सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कौन? क्लोरोफिल। अच्छा, अवशोषित करके ये ऊर्जा किसको दे देता है? तो ये ऊर्जा देता है पानी को। और जैसे ही पानी को ऊर्जा मिलेगा, पानी टूट जाएगा किस में? H प्लस में। और किस में टूट जाएगा? OH माइनस में, ठीक है। अब समझिए, जैसे ही OH माइनस में पानी टूटता है ना, तो ये OH माइनस क्या करता है, O2 बना करके, O2 बना करके ये बाहर निकल जाएगा। कहाँ? वातावरण में। ये सीधा कहाँ चल जाएगा? वातावरण में चल जाएगा, O2 के फॉर्म में। अच्छा, बच कौन गया? H प्लस। ये H प्लस क्या करता है, इस थाइलाकोइड से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के CO2 से क्या करता है, रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएगा? C6H12O6। ये जो C6H12O6 बना है, यही कौन है? पौधा का भोजन है, यानी यही कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो सिंपल तरीका से हम बताएं, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में हम लोग को पढ़ाया कब जाता है? 12th क्लास में जाते हैं, तब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्या होता है, कहानी चलता है, जिसमें कुल दो प्रक्रियाएं चल रही है। एक प्रक्रिया थाइलाकॉइड के अंदर चल रहा है, पानी का टूटना, और दूसरा चल रहा है कहाँ? थाइलाकॉइड के बाहर स्ट्रोमा में चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो थाइलाकॉइड के अंदर चल रहा है, इसको आप बोलते हैं लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और जो बाहर चल रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण दो चरण में क्या होता है, पूरा होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि पौधा में जो हमारे पास जो हमारे पास ए, ए, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण कितना चरण में पूरा होता है? तो ये दो चरण में क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक लाइट रिएक्शन से पानी टूट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दो चरण में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। कौन कौन सा चरण होगा? तो सबसे पहला है प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया जिसको हम लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है अप्रकाशित अभिक्रिया, या प्रकाशित अभिक्रिया वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाशित अभिक्रिया, और दूसरा अप्रकाशित अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन, समझिएगा। प्रकाशित अभिक्रिया क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण का वह चरण जिसमें क्या होता है, जल टूटता है, ठीक है। तो जल का विखंडन, जल का विखंडन होना क्या कहलाता है हमारे पास? प्रकाशित अभिक्रिया। और ग्लूकोज का निर्माण होना क्या कहलाता है? अप्रकाशित अभिक्रिया, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होना क्या कहलाता है? अप्रकाशित अभिक्रिया। और जल का विखंडन क्या कहलाएगा? प्रकाशित अभिक्रिया, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है किसका? प्रकाश संश्लेषण का। यानी पौधा में जो पोषण हो रहा है, उस पोषण को अब पूरा पूरा क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को बढ़ना है कहाँ? जंतुओं में पोषण, और उसको भी क्या करना, डिटेल में समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जंतुओं में पोषण पढ़ना शुरू करेंगे, और बात को और क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे जंतुओं में कैसे पोषण होगा, ठीक है। यानी छोटे जंतुओं में किसे पढ़ना ना, छोटे जंतु कहने का मतलब हम लोग को पढ़ना है अमीबा के अंदर, ठीक है। फिर बात करें किसका? मनुष्य में, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेंगे अमीबा में पोषण का, ठीक है। और फिर बात कर लेंगे हमारे पास किसमें, जंतुओं में, मनुष्य में पोषण का,
ठीक है, तो यहां से पहले अमीबा में पोषण को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं जंतुओं में पोषण। चलिए, तो जंतुओं में पोषण पहले किसको पढ़ेंगे हम लोग? अमीबा में पोषण, या एक कोश की बोलिए, अमीबा में पोषण। चलिए, तो अमीबा में पोषण समझने से पहले क्या करना होगा? अमीबा का रचना देखना होगा। ठीक है, तो अगर अमीबा का रचना हम देखें तो अमीबा का रचना ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पहले कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए। ये हमारे पास क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी इसके शरीर में केवल कितना कोशिका है? एक कोशिका है। ठीक है, अगला बात करें तो ये हमारे पास परपोषी होता है। परपोषी में कैसा? प्राणी सम होता है ये। परपोषी में कैसा होता है ये? प्राणी सम जीव होता है, यानी भोजन को ठोस या तरल के रूप में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अमीबा होता है, ये भोजन के रूप में, ये भोजन के रूप में किसको खाएगा? तो ये भोजन के रूप में शैवाल को खाता है। ठीक है, भोजन के रूप में जीवाणु को खाता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जल में पाया जाता है। ठीक है, आपको जल में मिलेगा, हर प्रकार के जल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको मेनली कहाँ मिलेगा? आपको जल में। ठीक है, अगला बात, इसके शरीर का जो डिजाइन है ये कैसा है? अनिश्चित है। इसका शरीर का डिजाइन कैसा होता है? अनिश्चित होता है, यानी कोई आकार नहीं है इसका। ठीक है, बस जो मन करे वो बना दीजिए, अनिश्चित, कोई आकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का और बात कर लेते हैं। देखिए, अमीबा में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये कोशिका झिल्ली है इसका। ठीक है, अच्छा, कोशिका झिल्ली देखिए जगह जगह पे मुड़ा हुआ है। तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ना, इस मुड़े हुए पार्ट को आप बोलते हैं फुटपाथ। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं। फुटपाथ की मदद से अगर बात करें, फुटपाथ का मेनली दो काम है। एक काम है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को कैप्चर करना, भोजन को पकड़ना। तो भोजन को पकड़ने में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन? फुटपाथ। और दूसरा काम क्या करता है? जल में गति करने में मदद करता है, गति करने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि फुटपाथ का मेनली दो काम होता है। एक काम होता है एक काम होता है हमारे पास भोजन को पकड़ने में, दूसरा जल में क्या करता है? ये गति करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप बात ध्यान से देखें तो इसके बीच में बिल्कुल क्या है? एक बड़ा संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये इसका केंद्रक है। अच्छा, केंद्रक है तो इसका चारों ओर क्या होगा? द्रव भी होगा। तो बिल्कुल इसमें कोशिका द्रव है। ठीक है, तो इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें कोशिका द्रव भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी अच्छी, इसमें अंगक भी होगा, कोशिका अंगक भी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप कोशिका अंगक बनाना चाहें तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं कि ये कौन है? कोशिका अंगक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें पोषण पढ़ने लायक हम लोग हो चुके हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें ना, तो जंतुओं में देखिए, अगर जंतुओं में पोषण का बात करते हैं तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि जंतुओं में पोषण जो है ना, ये 5 अलग अलग विधि के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक है, तो एक लाइन अगर लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि जंतुओं में, जंतुओं में पोषण 5 चरण में, 5 चरण में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन सा चरण है? तो सबसे पहला जो चरण होता है उसको बोलते हैं अंत ग्रहण, अंत ग्रहण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास पाचन। ठीक है, यानी भोजन को पहले खाना होगा, खाने के बाद उसको पचाना होगा। ठीक है, तीसरा है अवशोषण। ठीक है, तो पहला अंत ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण। चौथा है
परिवहन, ठीक है, और पांचवा होता है बहिष्करण। ठीक है, समझिएगा, हम इसको बोलकर समझा देते हैं, लिखेंगे तो नहीं लेकिन बोल के समझा देते हैं, समझिएगा। अंत ग्रहण का अगर हम बात करें तो अंत ग्रहण किसको बोलते हैं? भोजन को ग्रहण करना अंत ग्रहण कहलाता है। यानी अगर आपको पोषण करना तो सबसे पहले क्या करना होगा? भोजन को खाना होगा, ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंत ग्रहण कहलाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें, अब जैसे ही अंत ग्रहण कर लीजिएगा, यानी जैसे ही भोजन को ग्रहण करिएगा, तो ग्रहण करने के बाद क्या करना होगा? उसको पचाना होगा, यानी बड़ा टुकड़ा जो आप खाए हैं भोजन का, उसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने का प्रक्रिया जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेते हैं, तो सारा ग्लूकोज क्या होता है? फ्री हो जाता है। अब जैसे ही ग्लूकोज फ्री हो जाएगा, क्योंकि जिसमें आप भोजन खाए तो उसमें उसमें क्या था? स्टार्च था, ठीक है। अब जैसे ही उसका पाचन कर लीजिएगा, तो सारा का सारा स्टार्च में से ग्लूकोज क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। अब जैसे ही वो फ्री हो गया, जैसे ही वो फ्री हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? उस ग्लूकोज को ब्लड में लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ब्लड में ले जाना ही, रक्त में ले जाना ही ग्लूकोज को क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और तीसरा परिवहन, वो ब्लड क्या करेगा? ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, तो कोशिकाओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और पांचवा है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब होता है, जैसे आप भोजन को पचाते हैं ना, तो सारा भोजन पच नहीं पाता है, ठीक है। कुछ कुछ भोजन अपचा ही रह जाता है, ठीक है। तो उस अपचे भोजन को शरीर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि उपयोगी है या नहीं है वो, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा? शरीर से बाहर निकालना होगा। तो शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है हमारे पास? बोल सकते हैं कि बहिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि हमारे पास अंत ग्रहण क्या है, ठीक है, हमारे पास पाचन क्या है, हमारे पास बहिष्करण क्या है। इन सभी बातों को अब क्या करना है? ध्यान रखना। तो बोल के इसको क्या कर दिया हम लोग? समझा दिए हैं। अब यहाँ से अमीबा पोषण को बता देते हैं और फिर बात को खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि अमीबा में जो ये पांचों प्रक्रिया है, ये पांचों के पांचों हो रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है? एक ही सेल कर रहा है, क्योंकि कोशिका एक ही को है ना। तो एक ही सेल में क्या होगा? ये सारा का सारा पांचों के पांचों काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, इस बात को हम समझा देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम समझाते हैं और फिर इसको खत्म करेंगे, और फिर मनुष्य वाला तो अगले बार में क्या करेंगे? हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अमीबा में अगर, तो मान लीजिए ये एक अमीबा जो यहाँ बैठा हुआ ऐसा, मान लीजिए यहाँ पर अमीबा के लिए भोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहां से आगे बढ़ेगा, ये जल में है इस प्रकार से, और ये अमीबा का क्या है? भोजन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आएगा, इस भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा, ऐसा ये भोजन है। अच्छा, भोजन को ग्रहण करके क्या करता है? शरीर के अंदर लेकर जाता है एक रसधानी में, इसको बोलते हैं भोजन रसधानी। अब जैसे ही भोजन रसधानी में भोजन चला जाएगा ना, तो अब क्या होगा? इस भोजन के ऊपर रसायन का निष्कासन करना होगा। जैसे ही रसायन का निष्कासन करेंगे, जैसे ही रसायन का निष्कासन करेंगे, तो ये भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन, ठीक है। भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। अब जैसे ही भोजन का पाचन होता है, इस भोजन को दे दिया जाता है कोशिकाओं को, ठीक है। ये भोजन कहाँ चल जाएगा? इन कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये परिवहन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही परिवहन हो जाता, तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है, इसको क्या करेगा? यहां से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहां से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है? पोषण करता है।
और अपने आप को जिंदा रखता है ये, ठीक है। अब ऐसा ही पोषण कौन करता है? पैरामीशियम करता है, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका से। बस अंतर ये है कि पैरामीशियम का आकार क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। वो चप्पल के आकार का होता है, ठीक है, हमारे पास देखने में वो चप्पल के आकार का दिखाई देता है। उसमें मुख होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अमीबा का आकार फिक्स नहीं है, जबकि पैरामीशियम का आकार क्या फिक्स है। बाकी पाचन यानी पोषण करने का तरीका दोनों में क्या है? सेम है, ठीक है। अब यहां से हम लोग को बढ़ना है कहाँ? मनुष्य में पाचन का बात करना है, सॉरी, मनुष्य में अगर हम बात करें तो पोषण का बात करना है। तो अगले बार में क्या करेंगे? मनुष्य में पोषण का भी और पोषण को भी हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे और फिर कहानी को और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले बार में चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा? लगभग क्या खत्म कर ही देना अगले बार में इसको, ठीक है।